खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना उल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का हमला। खुजदार हमले में शहीद होने वाले तलबा और तालिबात की तादाद 5 हो गई। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक दहशत गर्दाना हमले में हैदर शदीद जख्मी हुआ जो जांबर न हो सका। हमले में शहीद होने वालों में 4 तालिबात और 1 तालिबे इल्म शामिल हैं। जिल्लत में शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। भारत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाने के लिए हिंदुस्तान अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। इन मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना उल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से जरूर लिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल अरकान की खुजदार में स्कूल बस पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। सलामती काउंसिल अरकान का स्कूल बस हमले में शहीद बच्चों के वालिदैन से इजहार हमदर्दी। दहशत गर्दी की मजमूम कार्रवाई में बच्चों समेत पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। सलामती काउंसिल अरकान का कहना है कि स्कूल बस पर होने वाला वहीमाना और बुज़दिलाना दहशत गर्द हमला काबिल अफसोस है। हर किस्म की दहशत गर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। स्कूल बस हमले के मनसूबा साजों, मुआविनीन और सरप्रस्तों को कटहरे में लाना चाहिए। तमाम रियासतें आलमी कानून और सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत पाकिस्तान से ताउन करें। किसी भी किस्म की दहशत गर्दी नाकाबिल जवाज और मुजरिमाना फेल है। तमाम रियासतें आलमी अमन और सलामती को लाहक खतरात का हर मुमकिन तरीके से मुकाबला करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बच्चों पर बुज़दिलाना हमला किया गया। हमारे बच्चों की कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। फितना और हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर बलूचिस्तान में सरगर्म था। अब दहशतगर्द हार्ड टारगेट से सॉफ्ट टारगेट की तरफ जा रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ उसमें भी बड़ी महारत के साथ डील किया गया। इस वाक़े के बाद हमारा अज़्म और भी मजबूत हो गया है। तो बहुत ही बुज़दिलाना हमला था बच्चों के ऊपर, और हमारी कौम वाहिद कौम है कि जिसके बच्चों की कुर्बानी की जो है जब तारीख लिखी जाएगी सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। देखिए ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर ये जो टेररिस्ट हैं और इनको अब हमने नाम दिया है फितना उल हिंदुस्तान का। तो ये जो फितना उल हिंदुस्तान है ये यहाँ पे फुली ऑपरेशनल एक्टिव था, और पिछले 1 साल में हमारी आर्म फोर्सेज और पाक आर्मी ने यहाँ पे जो ऑपरेशन किए हैं उसके नतीजे में अब वो हार्ड टारगेट्स की बजाय लगता यह है कि उसको सॉफ्ट टारगेट की तरफ जा रहे हैं। फिर आपने देखा कि जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ उसमें भी बड़ी महारत के साथ उसको डील किया गया, मिनिमम कैजुअलिटीज़ के साथ। और इस वाक़े के बाद तो हमारा और भी अदब जो है वो मजबूत हो गया है कि इंशाअल्लाह ताला जब तक इनको हम शिकस्त नहीं दे देते, दहशत गर्दी को जड़ से नहीं उखाड़ देते और फितना उल हिंदुस्तान को यहाँ पे बिल्कुल आउट नहीं कर देते, तब तक चैन नहीं मिलता। वज़ीर ख़ारिजा सागडार का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़राए ख़ारिजा ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। फ़रीक़ैन ने 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अपने आज़म का अयादा किया। पाकिस्तान ने मोदी के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इश्तियाल अंगेज़ बयानात का मकसद सियासी फ़ायदे के लिए खित्ते की कशीदगी को बढ़ाना है। खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई पर फ़ख्र करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इस तरह के रवैये इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकते हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ़ाल शराकतदार है। पाकिस्तान पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम गुमराह कुन है। इस तरह के हरबे भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल करता है। भारतीय क़यादत पर जोर देते हैं कि जिम्मेदारी और तहम्मुल का मुजाहरा करे। जारहाना बयानात कशीदगी को बढ़ाने का किरदार अदा करते हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने पाक भारत कशीदगी कम करवाने में अमरीकी किरदार तस्लीम कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक जयशंकर ने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि अमरीका ने पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक से राब्ते किए, ताहम जंग बंदी का असल फैसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त हुआ। दीगर ममालिक ने भी हालात बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की। उनका कहना था कि यह मामूल की बात है जब 2 ममालिक कशीदगी में मुब्तला हों तो दूसरे ममालिक फ़िक्रमंदी का इजहार करते हैं और मुदाखलत की कोशिश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा मुतवक्के है। वज़ीर आज़म के दौरा ईरान की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हैं। ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। ज़ीशान, बताएगा क्या डिटेल्स हैं और कितने दिन का ये दौरा होगा? देखिए आमिर, ये जो दौरा है वज़ीर आज़म ये ईरानी सदर की दावत पर कर रहे हैं, और इस दौरे की दावत भी वज़ीर आज़म को जब ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने अभी हालिया दौरे पाकिस्तान किया था तो इस दौरान दिया गया था, उनको दावत दी गई थी। और साथ में जो वज़ीर आज़म है वो आइंदा हफ्ते जाएंगे और वहां पर जो हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद सूरत हाल है उस पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। इसके साथ साथ जो ईरान और अमेरिका के
نیگوسیشنز چل رہے ہیں تو وزیر اعظم کو اس بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا. وزیر اعظم وہاں پر ایرانی قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے. اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد امکان ہے کہ وزیر اعظم ایران کے بعد ترکی اور آذربائیجان کا بھی جو دورہ ہے وہ شیڈیول ہے, اس کی بھی تیاریاں کی جا رہی, تو وہ دورہ بھی کرے. تاہم جو ایران جائیں گے وزیر اعظم تو وہاں پر جو خطے کی صورتحال ہے, تجارت ہے, بارڈر کی صورتحال ہے, ان تمام تر چیزوں پر وزیر اعظم جو ہے وہ ملاقاتوں میں گفتگو کریں گے. اور اسپیشلی جو ایران اور امریکہ کے مذاکرات جاری ہے تو اس پر وزیر اعظم کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا ذیشان. صدر مملکت آصف علی زرداری سے عالمی مالیاتی ادارے کے وفد کی ملاقات میں وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب, سینیٹر سلیم مانوی والا, اعلیٰ حکام کی شرکت. پاکستان کی معاشی صورتحال, جاری IMF پروگرام پر تبادلہ خیال. صدر مملکت نے کہا IMF پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوا. IMF پروگرام سے ملک میں معاشی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا. IMF ترقی پذیر ممالک کی اقتصادی ترقی میں کردار ادا کر رہا ہے. صدر مملکت نے پاکستان کی معاشی ترقی میں IMF کے کردار کو سراہا. وفد نے پاکستان میں معاشی اصلاحات اور عالمی مالیاتی ادارے کے پروگرام پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا پاکستان کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کا پروگرام درست سمت میں گامزن ہے. IMF پروگرام سے پاکستان میں افراط زر مبادلہ کے ذخائر اور مالیاتی خسارے میں استحکام لانے میں مدد ملی ہے. براہ راست لیے چلتے ہیں, سینیٹ کا اجلاس جاری ہے. ہر سطح پہ قانونی, ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی وہ جا کے اس کو تباہ کر دیں. یہ ہے پوزیشن. اور اگر آپ نے کوئی ریفرنس لینی ہے تو آرٹیکل 51 آف UN چارٹر کا ذکر کر دیں, آرٹیکل 54 آف ویانا کنونشن آن ٹریٹیز کا آپ ذکر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آرٹیکل 49 یہ آف دا کنونشن, آپ اس کا ذکر میں کر دوں گا. بہت ساری قوانین ہیں بڑے کلیئر, ریلیونٹ, جو کہ ہمیں یہ حق دیتے ہیں. تو میرے نظر میں ہمیں یہ اس وقت آئیڈیل موقع ہے کہ ہم ہندوستان کا اصل چہرہ دکھائیں اور یہ واٹر ایشوز پہ ہم کسی قسم کا جو ہے ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں. میری نظر میں سر آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کیئرفلی چلنا ہے. اور یہاں میں حکومت کو ایک ریکویسٹ کروں گا, آواز ان تک پہنچ جائے گی. میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ دیکھیں جو میں نے ذکر کیا تھا ابھی پہلے 2 کیسز کا, جو ایکسپرٹ کے پاس ہمارا ڈسپیوٹ گیا تھا, پہلے ڈیمز جو انہوں نے بنائے تھے, اس میں انہوں نے جو چیز استعمال کی تھی ہمارے خلاف وہ تھی کہ اس وقت کے چند منسٹرز نے کوئی سٹیٹمنٹس دے دی تھی, اور وہ سٹیٹمنٹس کو استعمال کیا گیا تھا اس ایکسپرٹ کی فیصلے میں ہمارے خلاف. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی حکومت سے کہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے, اس میں 1 یا 2 ڈیزگنیٹڈ منسٹر, ہم تو بول سکتے ہیں ایز اپوزیشن, ہم کیونکہ ہماری وہ آفیشیل سٹیٹس نہیں, لیکن اگر وہاں سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ بہت نقصان دہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے. اس لیے یہ سمجھیں, جو میں نے آج تھوڑا سا اس کو بریفلی بتایا, آپ نے مجھے ٹائم کی چونکہ پابندی کی تو میں نے اس کو بریف کر دیا, لیکن اس چیز کو سمجھیں اور اس کی ایک ایک شق کو سمجھتے ہوئے ٹریٹی کی بھی اور قانون کی بھی اس کے مطابق بات کریں. ان کا کہنا یہ ہے, آخری بات میں کر دوں, ہندوستان یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان نے, ان کا الزام ہے کہ ٹیررزم کیا اور انہوں نے اسی کی وجہ سے فلالس فلیگ آپریشن کیا, اور وہ کہتے ہیں ٹیررزم چونکہ کیا تو یہ ٹریٹی کی خلاف ورزی ہو گئی. لیکن اس کے اوپر 3 بین الاقوامی قانون میں فیصلے ہیں, اور وہ فیصلے یہ ہیں کہ اگر آپ نے ٹریٹی کو پہلے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے تو آپ یہ والا ایکسکیوز نہیں استعمال کر سکتے. پاکستان کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں ہندوستان سے, 3 جنگیں, اس ٹریٹی کو نہیں چھیڑا گیا. کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ کیونکہ یہ ٹریٹی ڈیزائن ہی اس طرح کی گئی تھی کہ اگر کوئی ملٹری کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا ہے یا ایک حکومت جاتی ہے دوسری حکومت آتی ہے تو اس کا ٹریٹی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹریٹی کو ڈیزائن بڑے اہم لوگوں نے کیا, دنیا کے سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہ ساری چیزیں سوچیں اس وقت کہ کیا ہوگا اگر جنگ ہوگی دونوں ملکوں میں تو کیا یہ ٹریٹی ختم ہو جائے گی, کیا ہوگا اگر ایک ملک دوسرے کے خلاف الزام لگائے گا تو یہ ٹریٹی ختم ہو جائے گی. لیکن انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے, بین الاقوامی قانون کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ٹریٹی اس سے بالا تر ہے, یہ ٹریٹی سروائیول ہے,
पाकिस्तान का। तो मैं ये समझता हूँ आखिर में सर कि हम लोग सारे, चाहे पंजाबी हों, पठान हों, बलोची हों, सिंधी हों, जहाँ से भी हों, हम हैं पाकिस्तानी। पानी का इशू जब हम आपस में बात करते हैं, झगड़ते हैं, वो अपना घर का मसला है, लेकिन इस वक्त इशू ये है कि हमने पार्टीबाजी, जो पार्टीज़ के अपने अपने मौक़िफ़ ज़रूर होंगे, लेकिन अगर बांसुरी नहीं रहेगी तो क्या होगा, म्यूज़िक तो नहीं बजेगी। इसलिए हमें ख्याल रखना है सर कि ये जो हमारा पानी का इशू इंडिया के साथ इस वक्त है, हम अपने इश्यूज़ को साइड पे करें और पहले उसको टैकल करें, उसको हम ख़त्म करें, और दैट इज़ द स्पिरिट जिसमें मैं एंड करूँगा अपनी ये तकरीर। थैंक यू। सेनेट का इजलास जारी है और बैरिस्टर अली जफर इस इजलास से इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पानी का बहरान पैदा हो रहा है और पानी बहरान की एक वजह मौसमाती तब्दीली और दूसरा आबादी का ज़्यादा होना है। इंटरनेशनल लॉज भी बताए और अपना जो एक पाकिस्तानी होने के नाते कौमी उनका जज्बा है और अज़्म है, उसका इजहार भी बड़ी उम्दगी से किया। आई एम ग्रेटफुल टू यू सर। अब दो सूरतें हैं, या तो प्रोरोग कर दिया जाए, 15 मिनट रह गए, मेरी गुजारिश सुन ले, 15 मिनट रह गए हैं नमाज के खड़े होने में। एक सूरत यह है कि मैं यहाँ ख़त्म कर दूँ, दूसरी सूरत यह है डॉक्टर साहब कि आप स्ट्रिक्टली 4 मिनट बोलें। ओके, थैंक यू चेयरमैन साहब, आपके बहुत शुक्रिया। सर इसे है कि अभी बैरिस्टर साहब ने, अली ज़फ़र साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। अब मैं थोड़ा सा ज़रा वो पठानी तरीके से इस चीज़ का मैं बताता हूँ कि क्या है बेसिकली मसला।